नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है मोड पार्ट 2। मोड पार्ट 1 में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसकी विभिन्न रीतियों को समझा था। आज हम बहुलक भाग 2 में डिस्क्रीट सीरीज़ में बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझ रहे हैं। अखंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की जो रीतियाँ हैं वो दो प्रकार से हैं, एक निरीक्षण के द्वारा और दूसरा है आपका ग्रुपिंग के द्वारा। पहले हम निरीक्षण द्वारा इसको देखते हैं। विच्छिन्न श्रेणी में बहुलक केवल निरीक्षण द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब पदमाला में नियमितता हो और उसके पद सजातीय हो। जिस पद की सबसे अधिक आवृत्ति होगी वही पदमूल्य बहुलक होता है। इस प्रणाली का प्रयोग प्राय नहीं होता है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हाइट इन सेंटीमीटर्स दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि हम ये देखें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है और इसका जो वैल्यू ऑफ आइटम है यानी हाइट इन सेंटीमीटर्स कितना है, 180 है, 180 सेंटीमीटर है। श्रेणी का निरीक्षण करने से हमें पता लगता है कि 180 सेंटीमीटर ऐसा मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, अर्थात इस लंबाई वाले लोगों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है, इसलिए यही बहुलक हुआ है z = 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेथड है समूहीकरण द्वारा। श्रेणी में जहाँ अनियमितता है वहाँ पर बहुलक का पता लगाना इतना सरल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है जहाँ दो या इससे अधिक मूल्यों की आवृत्ति अधिक और आपस में समान हो। ऐसी दशा में यह निश्चित करना कठिन होता है कि किस पद को बहुलक माना जाए, इसलिए समूहीकरण रीति द्वारा उसे निर्धारित करते हैं। इसकी 3 प्रोसीजर है समूहीकरण विधि में। सबसे पहला है समूहीकरण सारणी बनाना, दूसरा विश्लेषण सारणी बनाना और तीसरा बहुलक ज्ञात करना। समूहीकरण सारणी हम कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सर्वप्रथम आवृत्तियों का समूहीकरण किया जाता है। समूहीकरण के लिए सामान्यतः कुल 6 खाने बनाए जाते हैं। जब तक अधिक खाने वाला अत्यंत आवश्यक न हो, समूहीकरण का उद्देश्य बहुलक पद अथवा वर्ग को निर्णयात्मक रूप से स्पष्ट करना होता है। प्रथम खाना यानी फर्स्ट कॉलम प्रश्न में दी हुई आवृत्ति का होता है। सेकंड कॉलम द्वितीय खाना। सबसे पहले प्रथम खाने में ऊपर से दी हुई पहली 2 आवृत्तियों का जोड़ और फिर इससे आगे वाली 2 आवृत्तियों का जोड़। इसी प्रकार अंत तक 2-2 आवृत्तियों का जोड़ लिखा जाता है। आवृत्तियों को 2-2 के समूह में जोड़ा जाता है। यदि अंत में एक आवृत्ति शेष बच जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तीसरा खाना। प्रथम खाने में दी हुई आवृत्ति में ऊपर से प्रथम आवृत्ति को छोड़कर आगे वाली 2 आवृत्तियों का जोड़, फिर और आगे वाली 2 आवृत्तियों का जोड़। इस प्रकार आगे भी जोड़ किया जाता है, अर्थात प्रथम आवृत्ति को छोड़कर आवृत्तियों को 2-2 के समूह में जोड़ा जाता है। यदि अंत में एक आवृत्ति शेष बचती है तो उसे छोड़ देते हैं। चौथा खाना। प्रथम खाने में दी हुई आवृत्ति में ऊपर से पहले 3 आवृत्तियों का जोड़, फिर आगे की 3 आवृत्तियों का जोड़। इसी प्रकार आगे भी 3-3 आवृत्तियों का जोड़ किया जाता है। आवृत्तियों को 3-3 के समूह में जोड़ा जाता है और यदि अंत में एक अथवा 2 आवृत्ति शेष बचती है तो उसे छोड़ देते हैं। पांचवा खाना। प्रथम खाने में दी हुई आवृत्ति में ऊपर से पहली आवृत्ति को छोड़कर अगली 3 आवृत्तियों का जोड़, फिर अगली 3 आवृत्तियों का जोड़ और इस प्रकार आगे भी किया जाता है, अर्थात प्रथम आवृत्ति को छोड़कर 3-3 के समूह में जोड़ा जाता है। इसमें भी ऐसा ही है, यदि अंत में एक अथवा 2 आवृत्ति शेष बचती है तो उसे छोड़ देते हैं। छठा खाना। पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर 3-3 के समूह में जोड़ा जाता है, अंत में एक अथवा 2 आवृत्ति शेष बचती है तो उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से सभी आवृत्तियों का समूहीकरण कर लिया जाता है और फिर जो हर खाने में जो अधिक मूल्य की जो आवृत्ति है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। इसके बाद में विश्लेषण सारणी बनाई जाती है, एनालिसिस टेबल बनाई जाती है। जो 6 खाने हैं उनको इधर लिखा जाता है। ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है और अधिकतम आवृत्ति वाले पदों को इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर।
ये और ये। अब हम इसे आगे समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। पद मूल्य दे रखा और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। पद मूल्य जो हमें दे रखे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 दे रखा है। फ्रिक्वेंसी 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 और 6 दे रखी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, निरीक्षण करना है। और निरीक्षण से हम देख रहे हैं सीरीज़ को, फ्रिक्वेंसी की। तो यहाँ पर हमें 9 अधिकतम आवृत्ति नज़र आ रही है और 2 पद मूल्य उसके दिख रहे हैं 12 और 14। ऐसी कंडीशन में अब हमें ये नहीं पता है कि 12 बहुलक होगा या 14 बहुलक होगा। ऐसी दुविधा में हमें समूहीकरण करना पड़ता है। और वो समूहीकरण कैसे करते हैं यह भी हमने समझा। इधर हम पद मूल्य लिखते हैं और इधर अधिकतम आवृत्तियों का योग लिखा जाता है। पद मूल्य हम जो वैल्यू ऑफ आइटम है उसको हमने इधर लिख दिया है और फ्रिक्वेंसी के कॉलम्स हमने इधर बनाए हैं। पहला जो कॉलम है इसमें क्वेश्चन में दी गई फ्रिक्वेंसी को हमने लिख लिया है। अब हम आगे, जैसा कि अभी हमने देखा, पहले खाने में क्वेश्चन में दी हुई आवृत्ति उसको लिखा है। दूसरा खाना, पहले खाने की प्रथम जो 2 आवृत्ति है उनका टोटल, नेक्स्ट जो 2 आवृत्ति उनका टोटल, नेक्स्ट 2 आवृत्ति उनका टोटल, नेक्स्ट 2 आवृत्ति उनका टोटल। इस तरह से हमने इसको टोटल करके दूसरा कॉलम कंप्लीट कर लिया है। फिर तीसरा कॉलम का मतलब है पहले कॉलम की पहली आवृत्ति को छोड़कर नेक्स्ट 2 का टोटल हमें करना है। 6 + 8, 7 + 9, 8 + 9 और उसको यहाँ पर लिख दिया है उनका टोटल करके उनको जोड़ के हमने यहाँ लिखा है। 6 + 8 14, 7 + 9 16 और 8 + 9। लास्ट में 6 बच गया है तो उसको हमने छोड़ दिया है। इसी प्रकार से जो चौथा कॉलम में फर्स्ट जो 3 आवृत्तियाँ हैं उनका टोटल हमें करना है। ये इस तरह से इसका टोटल करना है, फिर नेक्स्ट 3 का करना है और ये 2 बच जाती है तो इनको छोड़ देना है। उनका टोटल करके हमें यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से हमने उसको लिखा है। नेक्स्ट देखिए 5वें कॉलम के लिए पहले कॉलम की फर्स्ट आवृत्ति को छोड़कर नेक्स्ट 3 का टोटल करना है। नेक्स्ट 3 का टोटल हम कर रहे हैं ये इस तरह से 6 + 8 + 7 ये हो गया आपका 21, 9 + 8 + 9 ये हो गया 26। नेक्स्ट छठे कॉलम के लिए पहले कॉलम से 2 को छोड़कर नेक्स्ट 3 का योग हमें करना है। 2 को छोड़कर नेक्स्ट 3, ये नेक्स्ट 3, 8 + 7 + 9 24 और नेक्स्ट 3 का योग 23। जब ये हो जाता है उसके बाद में हमें सभी कॉलम के अंदर जो अधिक मूल्य की जो आवृत्तियाँ हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। वो हम कर रहे हैं अंडरलाइन, ताकि उससे हम विश्लेषण सारणी आसानी से बना पाए। ये देखिए जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको हमें अंडरलाइन कर लेना है। ये अंडरलाइन कर लिया है। अब हम विश्लेषण सारणी में इन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के आधार पर बहुलक कौन सा मूल्य है उसका पता लगाएंगे। पहला कॉलम देखिए, पहले कॉलम ऊपर देखना है हमें। पहला कॉलम के ऊपर देख रहे हैं हम कौन से पद की आवृत्ति सबसे अधिक है। ये देखिए एक तो 12 की अधिक है और एक 14 की अधिक है। 9 इसकी आवृत्ति है। तो इसको हमें उसकी वहाँ पर ले जाकर टिक कर देना है इस तरह से। ये 12 की अधिक है, 14 की अधिक है। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम को देखना है हमें ऊपर। दूसरा कॉलम हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर। ये देखिए 17 यहाँ पर अधिक मूल्य की आवृत्ति है। ये 17 है। किसका टोटल है ये देखिए 12 और 13 वाले पद की आवृत्ति अधिक है। तो हमें यहाँ पर ले जाकर इसको टिक कर देना है। ये देखिए ये 12 और 13, ये 12 और 13। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट थर्ड कॉलम के अंदर कौन सी अधिक है। ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो ये 13 और 14 की अधिक है। इसी प्रकार से चौथे कॉलम में किसकी अधिक है, 11, 12 और 13 की अधिक है। और पाँचवें कॉलम में किसकी अधिक है, 12, 13 और 14 वाले पद मूल्य की आवृत्ति का योग अधिक है। इसी प्रकार से छठे कॉलम के अंदर किसकी अधिक है, ये देखिए
10, 11 और 12 वाले पद की जो आवृत्ति है उनका मूल्य अधिक है, तो उसको हमने टिकिंग कर दिया है। जब ये चिन्ह हमने लगा लिए हैं, इससे हम आवृत्ति बनाएंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। 10 वाला जो है उसका टोटल 1 है, 1 ही टिक आया है, ये देखिए टोटल कर रहे हैं हम इसका। इसी प्रकार से 11वें वाले पद का जो टोटल है वो आपका 2 आया है, ये देखिए 12 वाले का ये 5 आया है, और ये 4 है, जितने टिक हैं उतना टोटल कर लिया है हमने, ये 3 आए हैं। अब यहाँ पर जो ये टिकिंग का टोटल है, इसमें हमें देखना है कि किसका योग अधिक है। तो यहाँ पर जो योग है वो 5 का अधिक है, तो यहाँ पर कौन सा पद बहुलक है आपका, हाईएस्ट आवृत्ति कौन से वाले पद की है, 12 की है, तो इसलिए यहाँ पर मोड कौन सा हुआ है आपका, 12 हुआ है। तो यहाँ पर देखने से जो हमें स्पष्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि मोड यहाँ पर क्या है, 12वां मूल्य है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, कितनी है, 5 है, इसलिए बहुलक कितना हुआ है, 12 हुआ है। इस प्रकार आज हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के अंतर्गत बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझा। धन्यवाद।